हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान टॉप 1000 एमसीक्यूज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विटामिन एवं पोषण से संबंधित सभी ऐसे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम्स की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपके दैनिक जीवन में जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जनरल साइंस की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन हैं विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर प्रोटीन में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा में। जो अ, भोजन में हम वसा ग्रहण करते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में उसके मुकाबले हमें कम ऊर्जा मिलती है। और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन शरीर की को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होता है। और बात करें मात्रा की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में और प्रोटीन में 1 ग्राम में हमको मिलता है 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, जबकि हमें वसा से, फैट से हमें ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी तक। और इसके स्रोत की बात करें तो वसा हमें जंतुओं से और वनस्पति से, दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं या फिर अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी जो अभिक्रियाएं होती हैं, उपापचयी मीन्स जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं शरीर के अंदर, उनके लिए और उत्प्रेरक की क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। और जंतुओं को अधिकांश विटामिन जो है भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पौधों के द्वारा होता है। और अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स खोजे जा चुके हैं, और जिनको दो कैटेगरियों में बांटा जाता है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का या फिर एंजाइम का? यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्ष 1911 और 12 में पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे, कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक, उन्होंने सबसे पहले विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था, और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्हीं के द्वारा किया गया था, कैसिमिर फंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन का। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर या फिर मिठाइयाँ? तो फ्रेंड्स, फल और सब्जियां जो होती हैं वो हमें विटामिन्स और अन्य खनिज लवण देती हैं, अन्य पोषक तत्व भी देती हैं। लेकिन जो पनीर होता है, पनीर हमारे शरीर को प्रोटीन देता है, साथ में कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व भी देता है। तो हमारे शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व है इन दिए गए विकल्पों में से पनीर। पनीर के खाने से हमारे जो मसल्स हैं वो बनती हैं, क्योंकि जो ऊतक होते हैं वो मसल्स से बने होते हैं। सॉरी, मसल्स जो हैं हमारी ऊतकों से बनी होती हैं, और ऊतकों में वृद्धि के लिए पनीर एक पोषक तत्व है। पनीर खाद्य पदार्थ है जिससे हमें आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। नेक्स्ट,
न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव होता है, पोषक और औषधि प्रभाव होता है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो शब्द है वो बना है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल से मिलकर बना है। तो न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है, पोषण, और फार्मास्यूटिकल मीन्स औषधियों से संबंधित होता है। तो ऐसे पदार्थ जो कि पोषक होने के साथ साथ औषधि प्रभाव भी होता है उनके अंदर, तो कहलाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पोषक और औषधि प्रभाव होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में। नेक्स्ट है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, इनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, प्रभुत मात्रा का मतलब है ज्यादा मात्रा में। दो तरह के तत्व होते हैं, एक तो वो तत्व जिनकी प्रभुत मात्रा में काफी मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रभुत मात्रा में आवश्यकता को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मैक्रो, और सूक्ष्म मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो पदार्थ हैं जो जिनकी प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में, पोटेशियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और कैल्शियम, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन चारों तत्वों की हम हमारे शरीर को प्रभुत मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जबकि जैसे मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, ताम्र है, ये हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी जरूरत शरीर को पर्याप्त मात्रा में होती है। नेक्स्ट, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सेब में ऐसा क्या है कि हृदय रोगियों के लिए बताए जाते हैं? ऐसा इनमें होता है सोडियम और पोटेशियम, या फिर फॉस्फोरस व मैग्नीशियम, या फिर पोटेशियम व फॉस्फोरस, या फिर केवल पोटेशियम होता है। तो फ्रेंड्स, सेब के अंदर जो है पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में ये इसमें केवल पोटेशियम होता है। सबसे ज़्यादा इसमें पोटेशियम मिलता है, यहाँ तक कि इसमें 100 ग्राम में 112 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है। तो और जो कि पोटेशियम जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हमारे हृदय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, और हमारे दिल की धड़कन को नियंत्रित रखता है। और साथ ही सेब में जो पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है वो रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले सुरक्षा उससे वसा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, केवल पोटेशियम के। वैसे सभी इसमें मिलते हैं, ये पोटेशियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह, लेकिन बड़े स्रोत हैं ये पोटेशियम के, बड़े स्रोत पूछा गया है तो केवल पोटेशियम के। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों कैल्साइट्स में पाया जाता है और चर्म में स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यूपीपी से प्री 1999 में पूछा गया है। तो जो विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है उसको कहा जाता है विटामिन सी, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है, और ये जल में घुलनशील होता है। जैसे कि हमने बात की, बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ये चर्म को स्वस्थ रखने में, मतलब स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दांतों के डेंटिन का निर्माण इनके द्वारा होता है, कोलेजन तंतुओं का निर्माण इनके द्वारा होता है, और शरीर में इनकी कमी से, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है, घाव जल्दी से नहीं भरता है, हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रक्त बहने लगता है। तो खट्टे फलों में मिलता है हमें विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंवला।
आंवले के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और उसके अलावा वैसे ये जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू आदि जो खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले के अंदर। और विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और जैसे कि हमने बताया कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे घाव जल्दी से नहीं भरता है। और हाँ, मसूड़ों में रक्त आने लगता है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, या फिर सोडियम के? तो विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में, हमारे शरीर की मदद करता है लौह के अवशोषण में। और जबकि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में शरीर की मदद करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह के अवशोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई? तो जैसे कि हमने बात की कि पीछे कि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को जितनी जरूरत होती है उसके अलावा शरीर उन्हें मूत्र के रूप में मूत्र में निष्कासित कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। तो वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे शरीर में भंडारित रह सकते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं रहता। तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे जमने की बीमारी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर विटामिन, यहाँ पे ऑप्शन होगा विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के, डी ऑप्शन विटामिन के। विटामिन के की कमी से हमारे खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। और विटामिन इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी, रुधिर ब्लड ब्लड सिग्रेशन हो जाता है, रुधिर स्राव रोधी कहते हैं। और इसकी कमी से जो जिन व्यक्तियों में इनकी इस विटामिन की कमी होती है उनका ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उनका ब्लड ज़्यादा बह जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए विटामिन के खून के थक्का बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन डी विटामिन के इसका सही आंसर है। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। और यहाँ पे कारण है, ये कारण रीजन, ये एसर्शन और आर फॉर रीजन। विटामिन बी 1 जल में विलेय है। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं कूट, और कूट के हिसाब से हमें आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। ये बात दोनों सही है, विटामिन बी 12 यकृत में 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। लेकिन जबकि जो ए है, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये जो बी है, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी 12 का रासायनिक नाम की बात करें तो बी 12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, और बी 1 को कहते हैं हम थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई और के और बी 12 संचय हो सकता है, होता है। और ये विटामिन यकृत में 3 से 5 वर्षों तक रहता है। और जो विटामिन सी है, जैसे कि हमने पीछे बात की, घुलन जल में घुलनशील होता है, इसलिए जो बची हुई मात्रा होती है इस विटामिन की वो मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है नींबू, सूर्य किरणें, संतरा, या फिर काजू? तो जैसे हम जानते हैं कि सूर्य किरणें विटामिन डी का स्रोत होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
वास्तव में जो सूर्य की किरणें होती हैं, विटामिन बी डी का निर्माण हमारी जो स्किन होती है, स्किन कोशिकाओं द्वारा करती हैं। और यहाँ से विटामिन ये विटामिन डी निर्मित होके हमारी जो स्किन की कोशिकाएं उनके अंदर निर्मित होके हमारे रुधिर में मुक्त हो जाता है। और इसके अलावा वैसे मक्खन में, यकृत में, अंडों की जर्दी में, वृक्क आदि में ये विटामिन हमें मिलता है। और विटामिन डी की कमी से अगर रोगी की बात करें तो बच्चों में हो जाता है रिकेटस रोग, रिकेटस। और बड़ों में हो जाता है ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमेलेशिया। हम रोग और उपचार का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफिशियंसी डिसीजेज हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं रोग एवं उपचार। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। विटामिन बी के कारण विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हो जाता है हमें रतौंधी रोग। और विटामिन बी यहाँ पे दो बार दिया हुआ है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का जो मुख्य काम क्या होता है, हमारे जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं उनके संश्लेषण में भाग लेता है ये। मतलब हमें जो दिखाई देता है आंखों से, देखने में मदद करता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या क्या है, हरी सब्जियां हैं, गाजर है, यकृत है, मछली का तेल है। ये सारे इसके स्रोत हैं। विटामिन ए आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, या फिर उदर में। तो मानव शरीर में यकृत में ये विटामिन ए संचित रहता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। और इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत है दूध है, मक्खन है, अंडा, मछली का तेल और गाजर आदि हैं, जैसे कि हमने पहले से बात की। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? इन दिए गए विकल्प में से किस में ज़्यादा विटामिन ए होगी? पत्ता गोभी में, गाजर में, फूल गोभी में, या पालक में? तो गाजर जो है, हमने पीछे बात की कि गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और पालक की बात करें, पालक आयरन का स्रोत होता है, Fe। और गाजर विटामिन ए का स्रोत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? अब दिए गए विकल्प में गाजर नहीं है, गाजर क्योंकि सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन गाजर के अलावा भी इन फलों में कौन सा अच्छा स्रोत होगा? आम, ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा आंसर, आम। आम, सभी फलों में आम में सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है। और इसके अलावा विटामिन सी और बी भी मिलते हैं इसके अंदर, सी और बी भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल ये रोग है, और सॉरी ये जो पोषक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं ये। तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया हो जाता है। टोकोफेरोल यानी विटामिन ई से बेरी बेरी हो जाता है। साइनोकोबाल्मिन यानी B12 से रक्ताल्पता हो जाती है। और अब कैल्सीफेरोल से रिकेटस हो जाता है। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल,
उसकी कमी से जीरो थैलेमिया रोग हो जाता है, ये बात सही है। और साइनोकोबाल्मिन यानी B12 से रक्ताल्पता हो जाती है, और कैल्सीफेरोल इससे, कैल्सीफेरोल मतलब ये विटामिन डी है, होता है विटामिन डी। विटामिन डी दो तरह का होता है, कॉलीकैल्सीफेरोल और अकैल्सीफेरोल। तो इससे रिकेटस हो जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन टोकोफेरोल जो है, जो टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल को कहते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता, बेरी बेरी होता विटामिन बी की कमी से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई सरसों का तेल। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की जरूरत पड़ती है उनमें विटामिन ई सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील है, जैसे कि हमने पीछे बात की। और ये गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक भी बोलते हैं, बंध्यता रोधी यानी बांझपन। इसकी कमी से बांझपन भी हो जाता है। बांझपन में जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, उसमें विटामिन ई का भी रोल होता है। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करके हम ये कमी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? कौन सा सही सुमेल नहीं है? विटामिन बी संतरा, विटामिन डी मिलता है हमें कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई मिलता है गेहूं अंकुर तेल से, विटामिन के मिलता है अल्फा अल्फा से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही आंसर होगा, क्योंकि जो संतरा है, वैसे संतरा विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन विटामिन बी भी मिलता है उसमें से हमें। और विटामिन डी जो मिलता है वो हमें, ये कॉड एक मछली होती है, कॉड यकृत तेल से मिलता है विटामिन डी, सूर्य किरणों से मिलता है, और भी कई स्रोत हैं। और विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से मिलता है, विटामिन के मिलता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा ये एक चारे की फसल होती है, जैसे बरसीम होता है, बरसीम होता है चारे की फसल, ऐसे ही उसी की तरह रिजका होता है, रिजका। रिजका को हम अल्फा अल्फा कहते हैं, जो कि विटामिन के का स्रोत है। नेक्स्ट, किस जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह वह है B1, B2, B3, B12। जैसे कि हमने पहले बात की कि जो B12 है उसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन हमें साइनोकोबाल्मिन जो है ये कोबाल्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। और विटामिन B12 जो होता है वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, और उसकी कमी से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी गड़बड़ हो जाता है। और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि मिलता है। और आंत के जीवाणु भी इससे संश्लेषण से बना लेते हैं। तो B12 यानी साइनोकोबाल्मिन से हमें कोबाल्ट मिलता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है, जैसे कि हमने बात की थी, जल में घुलनशील विटामिन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। विटामिन सी है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन करने से हम जो रात को स्वप्न देखते हैं उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो विटामिन B6 यानी सी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है, विटामिन B3 यानी नियासिन जिसका नाम होता है पेलाग्रा हो जाता है, विटामिन डी से वर्णांधता हो जाती है, फॉलिक एसिड से रक्ताल्पता हो जाती है कमी से। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, विटामिन ए से रतौंधी होती है, ये बात सही है। विटामिन B3 नियासिन जो होता है उसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, और फॉलिक एसिड इसकी कमी से, फॉलिक एसिड हम कहते हैं विटामिन B9 को, B9 का दूसरा नाम है फॉलिक एसिड। तो ये रक्ताल्पता हो जाती है। और विटामिन डी
से वर्णहीनता हो जाती है, ये बात गलत है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस की, और जो कि विटामिन की कमी से नहीं होता, जेनेटिक होती है, आनुवंशिक रोग होता है ये वर्णांधता। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी से सुखंडी रोग हो जाता है, सुखंडी रिकेटस को ही कहते हैं हम, रिकेटस। और विटामिन सी से मसूड़ों से खून आने लगता है, इसका भी रोग हो जाता है, सही है ये बात भी। और विटामिन ए से, विटामिन बी से गठिया बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, थायरोक्सिन, रिबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन। तो इसमें से कौन सा, इनके नामों से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें हमें पहचानना है कि विटामिन कौन सा नहीं है। तो देखो, विटामिन जो नियासिन है वो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है। और रेबोफ्लोविन या राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। और पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। लेकिन जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन एक विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जो थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड गोइटर के लिए जो गोइटर के लिए होती है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है उसकी वजह से, तो वो एक हार्मोन है थायरोक्सिन, जो हमारी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थाइमीन, थाइमीन यानी कि विटामिन बी वन से बेरी बेरी होता है, सही है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता, नियासिन से पेलाग्रा हो जाता है, ये सही है। और विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता, विटामिन ई से होता है बंध्यापन। बंध्यापन मीन्स बांझपन, जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, विटामिन ई के प्रभाव उसमें होता है। तो यहाँ पे ये, यानी कि ये सही मैच नहीं है, विटामिन के से बंध्यापन। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या फिर गेहूं में? तो दिए गए विकल्पों में सोयाबीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और सोयाबीन में यहाँ तक कि 40% तक मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। और ये अगर बात करें तो दलहनी और तिलहनी फसल है। और सोयाबीन से जो दूध तैयार होता है वो गाय के दूध के समकक्ष होता है। और इसकी पैदावार एमपी के अंदर, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो सोयाबीन का प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे सोयाबीन नहीं दिया हुआ है, लेकिन चावल, मूंगफली, सेब और इनमें से बताना है। तो इन दिए गए विकल्पों में से मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है। सोयाबीन के बाद मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है। और यहाँ तक कि इसमें इतना अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है कि 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में, 100 ग्राम रॉ पीनट्स में हमें 1 लीटर दूध मिलता है। 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिलता है। 1 लीटर दूध से जितना प्रोटीन मिलता है उतना हमें 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खाने से मिलता है। नेक्स्ट, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन और वसा दोनों ही कौन सी इन वस्तुओं में मिलेंगी, खाद्य पदार्थों में? नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या फिर सूरजमुखी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। और मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना मिलती है। और अंडों से 2.5 गुना मिलती है, अंडों से 2.5 गुना। और फलों से, फ्रूट्स से मिलती है 8 गुना तक प्रोटीन। और जैसा कि अभी बात की, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली से 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिलती है। और मूंगफली में प्रोटीन जो होती है, मूंगफली में, पीनट्स में 25.3% होती है। और वसा होती है, फैट होती है इसमें 48.1% तक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूंगफली। नेक्स्ट है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ग्लोबुलिन, म्यूसिन, क्रेटिन या फिर कैसिन?
तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं क्रेटिन। ऑप्शन सी क्रेटिन। और बाल के अलावा नाखून बने होते हैं पशुओं के खुर वगैरह में, ये मिलता है, सींग आदि में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन एक सही नहीं है। टायरोसिन जो होता है वो एक अमीनो अम्ल होता है जिसका कार्य हमारे मस्तिष्क में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना होता है। और इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। और टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, और यह उदासी से लड़ सकता है, और यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन बाकी तीनों के लिए ये उत्तरदायी होता है टायरोसिन। तो यहाँ पे सही कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, या फिर 6000 किलो कैलोरी। तो कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को 3500 से 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन सी, 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, एक गिलास पानी में पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 या फिर 50? तो फ्रेंड्स, जो पानी होता है वो कैलोरी फ्री होता है, उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो हालांकि उससे मिनरल्स मिलते हैं हमें, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी जीरो मिलती है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, 0। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की हम कसरत कर रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए ज़्यादा? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किन किन रूपों में होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है, ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, या फिर कैल्शियम? तो हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन बनाता है वो खनिज लवण है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे शरीर के हमारे जो रक्त में उपस्थित होकर हमारे शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का संतुलन ठीक करता है। और इनकी स्रोतों की बात करें तो इसके स्रोत हैं, दूध है, दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, अंडे के पीले भाग से मिलता है, मांस, मछली, दाल, मेवे यानी ड्राई फ्रूट से मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में मिलता है? आयरन हमको किस फल से मिलता है? जामुन से, करौंदा से, लोकार्ड से, अमरूद से? तो लौह यानी कि आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है इन दिए गए विकल्प में से करौंदा। करौंदा में विटामिन सी और लौह यानी कि आयरन हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। और जो लौह होता है वो हमारे जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसका स्तर बना के रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, वसा की, या कार्बोहाइड्रेट की? तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है, जैसे कि हम पीछे ही बात की, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आयरन की। और आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एक एंजाइम होता है, उसका घटक होता है। और आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है, और शरीर का जो रक्षा तंत्र है वो भी कमजोर हो जाता है। दूध का सफेद रंग होता है कैसीन से, एल्बुमिन से, लैक्टोज से, या फिर ग्लोबुलिन से? तो इसका सही आंसर है कैसीन से। दूध में एक कैसीन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, उसका कारण है कैरोटीन। कैरोटीन उसमें उपस्थित होता है।
और वैसे जनरली केसिन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9% और 10%। IAS प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो भैंस का दूध होता है उसमें औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%, यानी ऑप्शन ए सही है। और गाय के दूध की बात करें तो गाय के दूध में होता है 3.5 से 4% तक वसा की मात्रा। और इसके अलावा दूध में हमें और क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं, लैक्टोज मिलता है। और नेक्स्ट, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में या 8 वर्ष में? IAS प्री 1994 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो अनेक जो स्तनधारी जो होते हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में यानी जठर रस में दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। लेकिन मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति डाउटफुल है। और ये माना जाता है कि शिशुओं के जठर रस में तो ये होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और वयस्क हो जाता है, तो वयस्कों में जो दूध का पाचन होता है वो पेप्सिन नाम के एंजाइम से होता है। पेप्सिन नाम के एंजाइम से होता है, जो कि हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में बनता है। लेकिन जो शिशु में ये 2 से 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और 6 से 15 वर्ष की आयु में जो लैक्टेस रेनिन और लैक्टेस जो एंजाइम है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो दुग्ध का पाचन है वो कौन करता है? वयस्कों के शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं 2 वर्ष या 3 वर्ष कह सकते हो आप। 2 से 3 वर्ष तक रहता है, लेकिन उसके बाद से ये कम होना शुरू हो जाते हैं। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? सूक्ष्म तत्व मीन्स जिसको हमारी बॉडी को कम मात्रा में और बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। लौह, जस्ता, गंधक या फिर मैग्नीज। तो फ्रेंड्स, जो लोहा है, आयरन, जस्ता है, मैग्नीज है, इन तीनों की हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गंधक, जिसको हम सल्फर कहते हैं, सल्फर सल्फर की हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और इसलिए हम इसको, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये मैक्रो पोषक तत्व में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन के? तो पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन विटामिन ए और बी भी मिलते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्यतः स्रोत है विटामिन सी का है पपीता। तो विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी है इसका, त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा क्रिएटिन जो एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है, और ये जल में अघुलनशील होता है। और जैसे कि हमने पीछे बात की थी, ये सींग, जानवरों के सींग में, नाखून में, खुर में और बाल इत्यादि में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इन कूट में से हमें आंसर देना है 2 और 3, 1, 2, 4 या फिर 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये चारों ही तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये प्रोटीन के अंदर मिलते हैं हमें। और इसके अलावा प्रोटीन में क्या होता है? गंधक होता है, फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है और लौह आदि के भी अंश पाए जाते हैं। और प्रोटीन्स अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं। और प्रकृति में बात करें तो प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 45 ग्राम या फिर 40 ग्राम?
तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए दैनिक मात्रा प्रोटीन की 45 से 46 ग्राम बताई गई है, और वसा की 20 ग्राम, और कैल्शियम और आयरन की मात्रा बताई गई है 400 ग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोटीन 45 से 46 ग्राम, और वसा फैट 20 ग्राम, कैल्शियम और आयरन 400 मिलीग्राम, और 400, और ये कैल्शियम 400 मिलीग्राम, और Fe यानी आयरन 30 मिलीग्राम तक आवश्यकता होती है डेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 ग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ए, बी, सी या फिर डी को? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है क्योंकि इसके सर्जन में जो इसका जो सृजन होता है जिससे बनती है कैल्सीफेरोल पाया जाता है। और जंतुओं में दो तरह के विटामिन डी होते हैं, कॉलीकैल्सीफेरोल और एगोकैल्सीफेरोल। और कॉलीकैल्सीफेरोल जो होता है उसका संश्लेषण स्वयं जंतु के शरीर में होता है, और एगोकैल्सीफेरोल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं। जैसे कि हम पीछे बात की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में हमें क्या क्या मिलता है? कैल्शियम, पोटेशियम और लौह। कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और लौह, कैल्शियम और लौह। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लौह नहीं मिलता है, आयरन नहीं मिलता हमें दूध से। तो जहाँ पे लौह है वो ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कैल्शियम और पोटेशियम। और दूध में 87% तक जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। और दूध को कंप्लीट डाइट माना गया है, संपूर्ण आहार माना गया है, और किसी भी अवस्था के लिए ये सर्वमान्य भोजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन्स बलवर्धक होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण, विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो इन कूट के हिसाब से हमें आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये पहला सही है, ए सही है एसर्शन, और लेकिन जो रीजन दिया है उसका वो गलत है। क्योंकि विटामिन्स बलवर्धक होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, ये बात तो सही है। लेकिन विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मार के शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता नहीं करते। हानिकारक बैक्टीरिया को मारना हमारे शरीर, हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC, उनका काम है हानिकारक बैक्टीरिया को मारना और शरीर की रोगों से रक्षा करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। यानी जो फैट है उसका काम क्या है? शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, या फिर आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय रोकना, या फिर शरीर के लवणों का क्षय रोकना, या फिर वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना। यानी जो हमारे जो शरीर में त्वचा के स्किन के नीचे जो फैट मौजूद रहती है, वो हमारे शरीर की अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, और बाहर की जो ताप वगैरह होता है उससे, उसके प्रभाव से भी शरीर की रक्षा करती है। और इसके अलावा जो एक गद्दी का काम करती है, जो बाहरी दबाव और आघात से शरीर की रक्षा करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर खनिज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रोटीन। जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, या मनुष्य भी होता है, उसमें जल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जल जो है अकार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन प्रोटीन 80% तक पाया जाता है
और ये सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट या ट्रांस वसा नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? वो अगर इस तरह का विज्ञापन कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, या फिर कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, या फिर कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इन कूट में से हमें आंसर देना है केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन या एक, दो, तीन। आईएएस को परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ट्रांस वसा जो होती है, ट्रांसफैट जो होती है, मनुष्य के शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। तो जो पशु उत्पन्न वसा तेल होते हैं वो ट्रांस फैट्स होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन तीनों सही हैं कि कंपनी का आहार जो है हाइड्रोजन का तेलों से नहीं बना है, कंपनी का आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा और तेलों से नहीं बना है, और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है हमें। बिहार की पीसीएस परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। तो जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो फैट का एक प्रकार है, वसा का प्रकार है, और हमारा शरीर भोजन से प्राप्त जो अप्रयुक्त जो ऊर्जा होती है उसको ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है, और ट्राइग्लिसराइड जो है वसा कोशिकाओं में संचित हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड होता है वसा, फैट। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगा और आपके एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आएगा, और आपके डे टू डे लाइफ में भी काम आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम।